गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना टॉपिक चल रहा है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति अपन ने पढ़ा। शब्द शक्ति में अपने अभी तक शब्द शक्ति तक अभी तक पढ़ लिया। आज अपना आगे का है दूसरा लक्षण। अभी तक अपन ने पढ़ा कि जो मुख्य अर्थ का बोध कराती है, यानी सेंटेंस जब आपके सामने होता है, जो सामने आपकी सेंटेंस है, उस सेंटेंस को पढ़ते ही जो सबसे पहले हमारे दिमाग में उसका अर्थ आता है, यानी केवल एक ही अर्थ का जो बोध कराती है, केवल मुख्य अर्थ का जो बोध कराती है, यानी उसको पढ़ते ही हमें जो चीज समझ में आती है एक बार उसका कोई हमें सोचना नहीं पड़ता कि इसका क्या अर्थ निकलेगा। जैसे मैंने आपको कहा कि मोहन बाजार जा रहा है, मोहन बाजार जा रहा है, इसका सामान्य अर्थ है कि मोहन बाजार जा रहा है। तो ये जो सामान्य अर्थ प्रकट करती है या फिर मुख्य अर्थ को प्रकट करती है वो कहलाती है अभिधा शब्द शक्ति। दूसरी है अपनी लक्षणा। अब देखो इसके नाम में अपने पहले इसके शब्द में अपने पढ़ा है कि लक्षणा में लक्षार्थ होता है, उसका लक्षण प्रकट होता है। तो किसी शब्द से हमें उसका लक्षण प्रकट होगा। जैसे मैंने आपको कहा राधा गाय है, राधा को यहाँ गाय कहा गया है और मुकेश को यहाँ गधा कहा गया है। अब इस चीज से हमें इसका लक्षण, राधा नाम की जो लड़की है क्या वो गाय हो सकती है? नहीं हो सकती। या फिर किसी गाय का नाम हम राधा कहें तो फिर हम कहेंगे इस गाय का नाम राधा है। ये इस तरीके से व्यक्त किया जाएगा तब वो अभिधा हो जाएगा कि पृथ्वी गाय को कह दिया इस गाय का नाम राधा है, तो यहाँ अभिधा शब्द शक्ति हो गई। लेकिन मैंने यहाँ लिखा है कि राधा, राधा जो है वो गाय है, तो यहाँ गाय का लक्षण प्रकट होगा और लक्षण है इसका सरल स्वभाव। गाय के स्वभाव को अपन क्या मानते हैं? सरल स्वभाव। तो इसका मतलब राधा जो लड़की है वो सरल स्वभाव की है या सीधी लड़की है। यहाँ गाय से अपन ये भी कह सकते हैं कि वो सीधी है, सीधे स्वभाव की है, ठीक है ना। तो यहाँ इसका लक्षण प्रकट होगा। अब मैंने यहाँ कह दिया मुकेश गधा है, तो गधे का यहाँ क्या लक्षण होता है? यहाँ की बात नहीं है, गधे का लक्षण भी क्या होता है? मूर्खता, है ना। तो हमें यहाँ इसका लक्षण स्वरूप जो प्रकट होगा वो लक्षण इसका अर्थ निकाला जाएगा। तो जो लक्षण अर्थ से प्रकट होगी वो कहलाएगी लक्षणा, ठीक है। ये मैंने आपको उदाहरण से समझाया, पहले उदाहरण आपको एक बार समझा दें तो क्या है कि लक्षणा में क्या होगा। तो अब हम पढ़ेंगे लक्षणा शब्द शक्ति, जिसमें लक्षण से उसके अर्थ को निकाला जाएगा, फिर उसका जो लक्षण प्रकट हुआ। अब यहाँ आप देखो, जब किसी शब्द के मुख्य अर्थ को, शब्द के मुख्यार्थ को छोड़कर किसी अन्य, जब किसी शब्द के मुख्यार्थ को छोड़कर, यानी उसके मुख्य अर्थ को छोड़कर, मुख्यार्थ को छोड़कर किसी दूसरे अर्थ को ग्रहण, किसी अन्य या दूसरे अर्थ को ग्रहण किया जाता है, ठीक है। जब किसी शब्द के मुख्यार्थ को छोड़कर, यानी उसके मुख्य अर्थ को छोड़कर किसी दूसरे अर्थ को ग्रहण किया जाता है तो उसे लक्षार्थ कहते हैं। तब उसे लक्षार्थ जब किसी शब्द के मुख्य अर्थ को छोड़कर, यानी उसके जो मुख्य अर्थ निकल रहा है उस अर्थ को हम छोड़कर किसी अन्य को ग्रहण करते हैं तो उसे लक्षार्थ कहते हैं। और लक्षार्थ का बोध कराने वाली, लक्षार्थ का बोध कराने वाली, लक्षार्थ का बोध कराने
ज्ञान बोझ कराने वाली लक्षणा शक्ति कहलाती है। जब किसी शब्द के मुख्य अर्थ को छोड़कर किसी अन्य अर्थ को ग्रहण किया जाता है उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं, यानी उसका लक्षण अर्थ लिया जाता है, तब उसे अपन लक्ष्यार्थ कहेंगे। और जो लक्ष्यार्थ का हमें बोध कराएगी, यानी ये इसका लक्षण है, इस चीज का हमें ज्ञान कराएगी, तो उस शब्द में कौन सी शब्द शक्ति होगी? लक्षणा शब्द शक्ति होगी। तो यहाँ हम लक्षणा शब्द शक्ति को पढ़ते हैं दो भेद, लक्षणा के दो भेद हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद हैं। रूढ़ि लक्षणा और नंबर 2 प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा। अब देखो रूढ़ि लक्षणा, ये नाम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 9, 10, 11, 12 में हम ये शब्द पढ़ते आ रहे हैं। रूढ़ि का मतलब क्या होता है? रूढ़ि मतलब वो प्राचीन शब्द जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, वो हमारी भाषा के अकॉर्डिंग यानी रूढ़ रूप से हमारे साथ चले आ रहे हैं, यानी उनका जो व्युत्पत्ति है उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। और प्रयोजनवती जो प्रयोजन के अनुसार लिया जाए, यानी जो उसका प्रयोग किया जाए उस प्रयोग के अनुसार, उस अकॉर्डिंग, कहते हैं ना, उस वातावरण के अनुसार या उस क्लाइमेट के अनुसार उसका जो अर्थ हम वहाँ निकाल सकते हैं, यानी उस प्रयोजन से उसका जो अर्थ निकाला जाता है। और रूढ़ि का मतलब जो रूढ़ रूप से शब्द चले आ रहे हैं, यानी जैसे अपन जो हमारी बोलचाल की भाषाएं हैं काफी समय से, तो उनके अनुसार जो शब्द चले आ रहे हैं उनके अनुसार उसका जो लक्षण प्रकट होता है उसे रूढ़ि लक्षणा कहते हैं। अब रूढ़ि लक्षणा को हम परिभाषित कैसे करेंगे? रूढ़ि लक्षणा जहाँ नंबर 1 है हमारा रूढ़ि लक्षणा। यही लक्षणा के रूप हो जाएंगे दोनों ही, और इन्हीं में जो अर्थ निकलेगा वो लक्षणार्थ को प्रकट करेगा। अब लक्षणार्थ को प्रकट करने वाले अर्थ हैं ये दोनों ही। जहाँ रूढ़ि परंपराएं परंपराएं या रचनाकारों के अनुसार रचनाकारों के अनुसार मुख्य अर्थ दूसरा अर्थ लिया जाता है देखिए, जहाँ रूढ़ि जो परंपराएं चली आ रही है उन परंपराओं या रचनाकारों के अनुसार मुख्य अर्थ को छोड़कर दूसरा अर्थ लिया जाता है, वहां रूढ़ि लक्षणा होती है। जैसे जैसे कश्मीर रक्त की होली खेल रहा है। अब आपके सामने ये उदाहरण है कि कश्मीर
ये थोड़ी है कि कश्मीर की रक्त की होली खेलेगा। कश्मीर के अंदर जो लोग निवास कर रहे हैं यहाँ मतलब है उससे। तो अपन इसमें क्या कहेंगे, ये रूढ़ि लक्षणा क्यों है, क्योंकि यहाँ रूढ़ रूप से अर्थ लिया गया है। यहाँ कश्मीर के जो निवासी है उनको किस रूप में अपन साधारण तौर पे उसके निवासियों को उस नाम से व्यक्त कर देते हैं जो वहाँ का नाम है। तो ये एक रूढ़ रूप है, ये प्रयोजन के अनुसार नहीं है। क्यों नहीं है, ये शुरू से हमारी परंपराएं चली आ रही है। भारत में रहने वाले निवासियों को अपन कहते हैं भारतवासी, है ना। राजस्थान में रहने वालों को राजस्थान के वासी, राजस्थानी, ठीक है। तो ये चीज क्या है, ये रूप है, इसका कोई एक्सप्लेन नहीं है। अब कौन राजस्थानी होगा, उसके अंदर निवास करने वाले वहां के लोग। अब उन लोगों को अपन किस रूप में अलग अलग व्यक्त कर सकते हैं, तो अपन सीधे रूप में क्या कह देते हैं, राजस्थानी। तो यहाँ कश्मीर में निवास करने वाले लोगों को अपन ने क्या कहा, कश्मीरवासी। तो कश्मीर रक्त की होली खेला। कश्मीर में होने वाली जो घटनाएं हैं या वहाँ जो रक्तपात की घटनाएं घट रही है, तो अपन उसको कहेंगे कश्मीर रक्त की होली खेल रहा है। तो ये इसका रूप है। यहाँ कश्मीर से तात्पर्य उसके निवासियों से, अतः यहाँ मुख्य अर्थ न लेकर अब अपन इसके नीचे लिख सकते हैं कि अतः यहाँ मुख्य अर्थ न लेकर दूर अर्थ दिया गया है, रूढ़ अर्थ दिया गया है, इसलिए ये रूढ़ि लक्षणा ठीक है। कश्मीर रक्त की होली खेल रहा है, तो ये क्या है, इसके निवासियों से है। अतः यह मुख्य अर्थ न लेकर रूढ़ि आधार पर अर्थ लिया गया है। तो उपयुक्त वाक्य में रूढ़ि लक्षणा, इस वाक्य में क्या होगा, इस वाक्य में रूढ़ि लक्षणा है। क्यों है, क्योंकि ये जो कश्मीर शब्द है, यहाँ कश्मीर शब्द कश्मीर रक्त की होली खेल रहा है, ये एक रूढ़ि अर्थ लिया गया है, इसलिए यहाँ रूढ़ि लक्षणा है। ये थी हमारी रूढ़ि लक्षणा, ठीक है, जहाँ रूप में अर्थ लिया जाता है। अब इसके बाद है आपकी प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा जहाँ अपन नाम पढ़ रहे हैं इसका, प्रयोजनवती लक्षणा, किसी प्रयोजन के आधार पर उसका लक्षण प्रकट होना। तो जहां मुख्यार्थ के बाधित होने पर किसी प्रयोजन से प्रेरित होकर, जहां मुख्यार्थ के बाधित होने पर किसी प्रयोजन से प्रेरित होकर प्रयोजन से प्रेरित होकर मतलब किसी ऐसे ओकेजन से, यानी वहां जो कुछ ऐसा उस शब्द में ऐसा कोई रूप हो या प्रयोजन के द्वारा अर्थ लेकर या प्रयोजन के द्वारा अर्थ लेकर प्रयोजन के द्वारा अर्थ लेकर, यानी जहां मुख्यार्थ यानी जो मुख्य अर्थ है उसका वो तो वहां बाधित होगा। तो प्रयोजन के द्वारा अर्थ ग्रहण, प्रयोजन के द्वारा अर्थ लेकर व्यक्त किया जाएगा, व्यक्त होगा, वहां प्रयोजनवती लक्षणा प्रयोजनवती लक्षणा ठीक है। अब प्रयोजनवती लक्षणा होगी यानी प्रयोजन के रूप में जहां अर्थ होगा। अब ये दोनों ही उदाहरण हमारे, अगर हम सामान्य तौर पर बात करेंगे तो ये दोनों ही उदाहरण
लक्षणा शब्द शक्ति के उदाहरण है। तो अगर ये उदाहरण देकर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी शब्द शक्ति है, तो यहाँ सामान्य तौर पर लक्षणा शब्द शक्ति है। लेकिन जब आपके प्रश्न आता है कि लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा दो तो उसके भेद बताइए, तो आप ये दोनों भेद एक्सप्लेन करोगे। अब जैसे इसका उदाहरण हमने लिखा, गंगा पर घर है। अब गंगा पर घर है, अगर किसी ने पूछा उसका घर कहाँ है, कहते गंगा पर घर है, तो क्या यहाँ गंगा नदी पर किसी का घर बनना संभव है? गंगा है तो नदी, हमें पता है यहाँ गंगा नाम है, इसका मतलब नदी के बारे में कह रहा है। तो क्या किसी नदी पर किसी का घर बनना संभव है? तो इसका अर्थ इसके प्रयोजन से, यानी इसके प्रयोग से लिया जाएगा कि गंगा के आसपास या गंगा किनारे घर है। गंगा किनारे घर है, ठीक है ना। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ प्रयोजन का मतलब होता है उसके प्रयोग से या उसके प्रयोग के कारण उसका जो अर्थ निकल रहा है, मुख्य अर्थ इसका बाधित है। मुख्य अर्थ है कि गंगा पर घर है, यानी गंगा नदी पर घर है, तो मुख्य अर्थ बाधित है। मुख्य अर्थ से इसका अर्थ नहीं निकलेगा। सामान्य तौर पर हम ये देख लेंगे कि गंगा पर घर है, यानी गंगा नदी पर घर नहीं हो सकता, इसलिए इसका मुख्य अर्थ यही है कि गंगा नदी पर घर है और वो अर्थ बाधित है, क्योंकि वो अर्थ नहीं हो सकता। तो इस प्रयोजन यानी गंगा के नाम से जो प्रयोजन से हम लगाते हैं, प्रयोजन यानी इसके प्रयोग से हम जो अर्थ लगाते हैं वो होगा कि गंगा किनारे घर है या गंगा नदी के आसपास घर है। तो ये है इसका लक्षण। अब यहाँ ये है आपकी प्रयोजनवती लक्षणा और वो है आपकी रूढ़ि लक्षणा। अब यहाँ कश्मीर और यहाँ गंगा दोनों ही सामान्य नहीं है, दोनों ही मुख्य अर्थ है, दोनों ही मुख्य अर्थ है। लेकिन ये रूढ़ि लक्षणा क्यों है? क्योंकि रूढ़ रूप से हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। कश्मीर रक्त की होली खेल रहा है या कश्मीर जल रहा है, और यहाँ हम सामान्य ये लिखते हैं कश्मीर जल रहा है, तो इसका मतलब कश्मीर के अंदर किसी प्रकार की घटनाएं हो रहे हैं या किसी प्रकार की अप्रिय घटनाएं हो रही है। तो ये है रूढ़ि रूप और ये है प्रयोजनवती, यानी प्रयोग के आधार पर इसका अर्थ निकाला जाएगा। यहाँ गंगा का प्रयोग नदी के रूप में किया जाता है, तो नदी के ऊपर, बहती नदी के ऊपर किसी का घर संभव नहीं हो सकता, तो यहाँ हम इसका प्रयोजन रूप लेंगे। और प्रयोजन रूप है इसका कि गंगा किनारे घर है। तो ये है आपकी दो शब्द शक्ति, यानी एक शब्द शक्ति पढ़ी अभी हमने लक्षणा शब्द शक्ति, जिसके लक्षण के आधार पर उसका अर्थ लिया जाता है और ये इसका लक्षण स्वरूप अर्थ है। तीसरी है आपकी व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे, क्योंकि एक साथ हम इतना याद नहीं कर पाएंगे। आज आप करो अपनी नोटबुक में लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा और उसके भेद, दोनों भेदों की परिभाषा और दोनों भेदों के उदाहरण। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे व्यंजना शब्द शक्ति।